नमस्कार साथियों, आज हम लोग कोशिका के प्रकार टाइप ऑफ सेल। अब कोशिका तो हम लोग देख लिए थे, लेकिन कोशिका मुख्य रूप से कभी कभी आता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो आप ये जान लें कि कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और आगे तो मान लीजिए प्लांट सेल, एनिमल सेल भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से जो अविकसित होती है, जो एक तरीके से ये कोशिका जीव में पाई जाती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो इसमें सभी अंग, जो कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, को सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सब नहीं होते हैं। अब क्या क्या इसमें होते हैं? पहली बात तो इसका जो केंद्रक होता है, वो केंद्रक पाया जाता है, लेकिन केंद्रक में भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। वह उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसकी श्वसन जो होती है, रिस्पायरेशन जो होती है, वो प्रोटोप्लाज्म में ही होती है। और इसके अंदर जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो 70 का होता है। और यह कोशिका जो है अविकसित, मेन उदाहरण इसका ब्लू ग्रीन एल्गा है। और यह कोशिका का विभाजन बहुत जल्दी से होता है। आप देखते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी रोग हैं, बहुत तेज़ी के साथ संक्रमण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसका डिवीजन बहुत जल्दी होता है। जैसे जब सेल डिवीजन जब हम पढ़ाएंगे तो माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, तो इसमें एक तरीके से असूत्री विभाजन कहने होता है, और बहुत तेज़ी के साथ जो है टुकड़ों में बढ़ता जाता है। अगर हम वहीं तुलना करके देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती है, यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होता है, यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन थोड़ा देर में होता है, क्योंकि उसमें सभी अंग होते हैं, सबका डिवीजन होता है। और इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, उसके चारों तरफ आवरण नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल का केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, उसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो श्वसन होता है प्रोटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो है श्वसन होता है वह आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसके जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वाल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोजन की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल की सेल वाल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, जो प्लांट सेल में पाई जाती है। और इस तरीके से जो राइबोसोम 70 का होता है इसमें, और इसमें राइबोसोम जो है 80 का होता है। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल अविकसित और एक सूत्री एक तरीके से एक कोशी जीव में पाई जाती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है पूर्ण विकसित और बहुकोशी जीवों में, जैसे हम लोगों में जो है यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ये तो हम लोगों का ये हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। अब कुछ इस तरीके का भी है कि कौन कौन से जो है दोनों में पाए जाते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला जो मुंह का काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, फीडिंग का काम कोशिकाओं में, दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जिसको कहते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। डीएनए दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति दोनों में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों में होती है, और राइबोसोम दोनों में होता है। तो ये 4-5 जो ऑर्गेनेल्स हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, जो सेल के होते हैं। और मुख्य रूप से क्या क्या जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते यूकैरियोटिक से, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्गी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, ये सारे जो है आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसे आप जान गए हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिवीजन कैसे किया जाता है। पहले तो आप ये जान लें कि जो प्लांट सेल होती है वो आयताकार होती है और वो बड़ी होती है, और एनिमल सेल गोलाकार होती है। दोनों की अगर तुलना की जाए तो प्लांट सेल बड़ी होगी, आयताकार होगी, और एनिमल सेल छोटी भी होती है और गोलाकार होती है। प्लांट सेल में अगर देखेंगे तो कोशिका भित्ति सेल वाल पाई जाती है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर यहीं देखेंगे तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अब कहेंगे कि जो सर सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन का काम करता है नहीं पाया जाता अगर प्लांट में, तो उसका
कैसे सेल डिवीजन होता है, तो सेल प्लेट के द्वारा जो है उसमें उसका डिवीजन होता है, और सेंट्रोसोम जो है एनिमल सेल में पाया जाता है। और जो केंद्रक होता है एनिमल सेल में वो मध्य में होता है, और प्लांट सेल का जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है। और इसकी जो रिक्तिका होती है एक तरीके से वैक्यूल्स जो होती है वो प्लांट सेल की बड़ी होती है जो जल संग्रह का काम करती है, और इसकी जो रिक्तिका होती है एनिमल सेल की वो छोटी होती है, इसीलिए जो है उसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है। अब एक प्लेस्टिड जिसको लवक कहते हैं, तो लवक जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो दोनों का उदाहरण आप देख लीजिए, वहाँ यूकैरियोट प्रोकैरियोट, और यहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब हम कोशिका के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि भाई कोशिका क्या है। कोशिका को एक तरीके से वैज्ञानिक रूप साइटो कहा जाता है, इसीलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। जो मृत कोशिका थी, बाद में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की बैक्टीरिया जैसे जीवों में। फिर उसके बाद कोशिका अगर देखा जाए कि सबसे छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा में होती है, माइकोप्लाज्मा कहते हैं सबसे छोटी कोशिका को। सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है, सबसे कम कोशिका विभाजन हमारे न्यूरॉन कोशिका में होता है, जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं, एक तरीके से नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अगर देखा जाए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका हमारी स्पर्म है, सबसे बड़ी कोशिका हमारी ओवा है, अगर सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स है। और एक तरीके से जितने भी अब दोनों में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, लेकिन कोशिका भित्ति जो है केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपकी, वह क्या करती है कि पावर हाउस है, ऊर्जा गृह है। कैसे? अब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब ऑक्सीजन गैस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, इसको श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग कहते हैं। और लेने को निःश्वसन इंस्पायरेशन, निकालने को निःश्वसन एक्सपायरेशन कहते हैं। लेकिन वहाँ से फिर हमारा फेफड़ा क्या करता है, हमारे ब्लड में आरबीसी जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बना करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है ले करके। और हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है कि पूरे शरीर में हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के साथ पूरे ब्लड को ले जाना। और कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहाँ जा कर के ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 ATP 38 ATP क्रिप साइकिल वगैरह चलती है, और उसके अंतर्गत जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हम अपने सभी कार्यों को, यानी जीवित प्राणी जितने भी हैं सभी अपने कार्यों को करते हैं। तो इसी आधार पे माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का किचन, सेल का पावर हाउस, ऊर्जा गृह जो भी कह लें आप, कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या करता है कि अब जो एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो भी अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनी तो उसको क्या करता है, परिवहन का काम करता है। गाल्जी बॉडी जो है पूरे शरीर में एक तरीके से पूरे कोशिकाओं में परिवहन का काम वो करता है। फिर आपका आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जल संग्रह का, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 60 से 70% के लगभग वाटर होता है। और यह कहाँ होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के वैक्यूल्स में होता है। रसधानी कह लें या रिक्तिका कह लें, उसमें होता है। अब हमने बताया था कि जो रिक्तिका होती है, रसधानी जिसे कहेंगे, वह
जो है प्लांट सेल में बड़ी होती है, एनिमल सेल में छोटी होती है। और फिर उसके बाद सेंट्रोसोम जो होता है उसके द्वारा कोशिका विभाजन होता है। अब कोशिका विभाजन होता है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो सेल प्लेट के द्वारा होता है, एनिमल में उसी सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के पूरे कंकाल का निर्माण करती है कि भाई सेल हमारा जो है एक स्ट्रक्चर बना रहे, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी की पूरी एक तरीके से ढांचा जो हमारी हड्डियां बोन है 206 हड्डियां हैं, तो इस तरीके से आंतरिक रूप से हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल में ढांचा प्रदान करता है। और उसको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में बांटा गया है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होता है उसमें फैट सिंथेसिस होता है और रफ वाले पे जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है आप ये देखेंगे कि जो रफ वाला होता है उस पर पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम दाने टाइप छोटे छोटे जो है संरचना जो रफ वाले, इसीलिए उसको रफ कहा जाता है, तो उसके द्वारा जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटा अंग है? तो कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप लगाएंगे कि सबसे छोटा अंग, कोशिका के अंदर भी तो बहुत सारे अंग हैं, लेकिन अब चूंकि कहा जाता है ना कि हमारे शरीर की इकाई क्या है, कोशिका है। अब इकाई मीन्स यही होता है ना कि सबसे छोटा होगा, लेकिन इकाई उसे कहते हैं जो सभी कार्यों को अपने आप स्वयं कर ले। तो कोशिका के अंदर इतने अंग हैं जो सभी कार्यों को अपने आप वो जो है कर लेता है। अब ऊर्जा बनाना है तो माइटोकॉन्ड्रिया कर देगी, परिवहन करना है तो गाल्गी बॉडी कर देगी, कंकाल का सिस्टम का काम करना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देते हैं, डिवीजन करता है सेंट्रोसोम कर देगी। और इस तरीके से लाइसोसोम जो है जितने भी मृत कोशिकाएं उसमें मर जाते हैं, जो भी अंग उसके हैं उसको खा करके जो है साफ कर देता है। तो इस तरीके से केंद्रक जो है वह इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था केंद्र की। उसने यह कहा कि कोशिका का मस्तिष्क है यह क्या, न्यूक्लियस केंद्रक, और एक तरीके से कंट्रोलर भी है। केंद्रक के अंदर आप जानेंगे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और उस क्रोमोसोम्स पर डीएनए पे जीन पाए जाते हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सभी जीवों में अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। उन्हीं क्रोमोसोम्स के आधार पर जो है उनकी शेप, साइज, संरचना अलग अलग होती है। हम सभी लोगों जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसमें जो है जो एक तरीके से 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स, अब 22 जोड़ी यानी 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स समान होते हैं। एक जोड़ी क्रोमोसोम्स वो है हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स भी उसको कहते हैं, एलोसोम्स कहते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे महिलाओं में XX और पुरुषों में XY होता है। अब जब किसी एक नए जीव का निर्माण होता है, जब मेल फीमेल दोनों लोगों का संयोग होता है, तो यह जो है 44 क्रोमोसोम्स तो एक समान ही होंगे, लेकिन एक क्रोमोसोम्स जो है अब उसमें लिंग निर्धारण में आप देखेंगे कि भाई कौन करता है, मेल करता है फीमेल करता है। तो पुरुष का XY होता है, महिलाओं का XX होता है। तो पुरुष के अगर X और महिला का भी X मिल गए तो उसको किसका निर्माण होगा, लड़की का होगा। अगर पुरुष का Y और महिला का में तो दोनों ही XX हैं, X मिलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। इसलिए कहा जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है। अब क्रोमोसोम, जीन ये बहुत लंबा है, तो हम इतना जान जाएंगे कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर DNA और क्रोमोसोम, जीन वगैरह पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो लक्षण जो होते हैं एक तरीके से माता पिता के लक्षण उनके संतानों में जाते रहते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो संरचना बदल जाएगी। तो इस तरीके से
फिर हम जानेंगे लाइसोसोम होता है। अब लाइसोसोम क्या करता है, अब कोशिका के जितने भी अंग हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे सेंट्रोसोम हो, चाहे गाल्जी बॉडी हो, तो ये कभी न कभी इनकी एक लाइफ होती है, ये भी नष्ट होंगे। तो भाई नष्ट होंगे तो पता चलेगा कि जैसे कोई मकान है, मकान में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो पता चलता है ना कि भैया इसको हटाओ यहाँ से, नहीं तो ये प्रदूषण करेगी, यहाँ डिस्टर्ब करेगी। तो ये लाइसोसोम देखिए नेचर ने कितना अच्छा बनाया है, एक तरीके से गॉड ने कितना अच्छा बनाया है। जो भी चीज़ें हैं अगर उसको आप वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें, तो सभी लोगों का अपना अलग अलग काम है। अब लाइसोसोम क्या करता है, जल अपघटक एंजाइम निकालता है। इस एंजाइम क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनेल्स मर गया, नष्ट हो गया, तो उसको तुरंत अपने अंदर ला करके पचा देता है और तुरंत हमारी कोशिका फिर साफ हो जाती है। तो ये लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, यानी कोशिका के सुसाइड बैग कहा जाता है, सेल के सुसाइड बैग इसको कहा जाता है। अब आप इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्प सेल्स यानी लाल रक्त कणिका, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो जो आरबीसी होती है उसका भी लाइफ 120 दिन का होता है। वह उसकी कोशिका जब मर जाती है, बहुत सारी जो आरबीसी में बहुत सारी आरबीसी कोशिकाएँ जब मर जाएगी तो उसमें कैसे उसको, जब लाइसोसोम है ही नहीं है तो कौन उसको खाएगा, पता चलेगा हमारा पूरा ब्लड ही इन्फेक्टेड हो जाएगा, ब्लड में तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। तो नेचर ने ऐसा बना दिया कि उसका जो 120 दिन में आरबीसी जो मरेगा, वह आरबीसी की सेल जो मरेगी उसको प्लीहा स्प्लीन अपने अंदर ले करके कर लेता है। इसीलिए आरबीसी का कब्र जो है प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। अब सीलिया और फ्लैजिला सभी मतलब कोशिकाओं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के बाहरी दीवार पे जो है यानी सेल मेम्ब्रेन की चारों तरफ हेयर बाल टाइप संरचना होती हैं जो कोशिकाओं को एक तरह से मूव करने का काम, यहाँ वहाँ जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, और प्लस कोशिकाओं को फीडिंग करने के लिए भी कोई पदार्थ उसके अंदर आ जाए उसके लिए भी जिम्मेदार होती हैं। अब देखेंगे आप जो स्पर्म होता है उसके अंदर भी ऐसे पूंछ टाइप संरचना होती है, वो सेल, वो एक तरीके से सीलिया टाइप। और सीलिया जो होती है यानी छोटे हेयर्स अगर हो तो सीलिया होगी, और बड़े टाइप होंगे तो फ्लैजिला होगी। अब एक लवक जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जो प्लेस्टिड कहते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक कहते हैं, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जिसको वर्णी लवक कहते हैं, जिसका है ल्यूकोप्लास्ट जिसको अवर्णी लवक कहते हैं। तो अब हम जो आपका सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि जो पेड़ पौधों के हरे भाग होते हैं, मुख्य रूप से पत्तियों में भोजन बनाने का काम जो है ये क्लोरोप्लास्ट ही करता है। अब पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। अब पेड़ पौधों की पत्तियों का जो हरा भाग जो क्लोरोफिल है, और उसके अंदर जो पाया जाता है जल, और वातावरण का जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, 4 चीज़ें। कौन कौन? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरिम। तो जल और पर्णहरिम दोनों तो पत्तियों में ही रहेगा, और सूर्य का प्रकाश और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ें जब मिलती हैं, रिएक्शन होता है तो बनता है ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, और बनता है आपका ऑक्सीजन गैस। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, या पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो यह पेड़ पौधे जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं, केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अब पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाने का काम करती हैं, और जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णी लवक है, यह भोजन को संग्रह करने का काम करता है। भाई पत्तियों ने भोजन बना दिया और संग्रह करने का काम आपका अवर्णी लवक, जिसमें कोई रंग नहीं होता है, वो चाहे आपके संग्रह हो, चाहे जड़ में हो,
चाहे कहीं भी किसी भी पार्ट में हो पेड़ पौधों के। फिर उसके बाद आपका क्रोमोप्लास्ट, यह क्या करता है, उस जो बना हुआ भोजन उसको रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट इसको कहते हैं। अब देखिए कैरोटीन नामक जो है एक तरीके से लवक जो होता है वो गाजर में पाया जाता है, विटामिन जो है चुकंदर में पाया जाता है, और जैंथोफिल जो पीला रंग होता है, जैसे पपीता पीला हो गया तो जैंथोफिल के कारण, अमरूद पीला हो गया तो जैंथोफिल के कारण, और आपके पास टमाटर लाल होता है लाइकोपेन के कारण। तो इस तरीके से जो है आज हम लोग जाने कोशिका के प्रकार और थोड़ा सा कोशिका के बारे में नॉलेज जाने, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।